Hello everyone, welcome back to your own channel Jitan Classes and we are really sorry कि हमारी वीडियोस थोड़ी लेट अपलोड हुई बट फाइनली आपका फ्री स्टडी जोन अब अवेलेबल है। हमने आपके लेक्चर्स वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। तो नाउ आज आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्लास 11 का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या होगा, सिलेबस डिस्कशन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल वगैरह नहीं चल पाए तो बोर्ड्स ने इस सिचुएशन को कंसिडर किया और उन लोगों ने एक रिवाइज्ड सिलेबस स्कीम निकाली थी। उस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें फिलहाल पढ़ाई करनी है क्योंकि अभी टाइम आपके पास काफी कम है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और फ्री स्टडी जोन में वी इंश्योर दैट कि हम आपके पूरा सिलेबस को विद इन द टाइम, जो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है उसमें कंप्लीट जरूर करा देंगे इंशाल्लाह। एंड तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में आपको किस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कौन सा पोर्शन है जो इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अर्नेस्ट मेयर को डिस्कशन करना। इनके बारे में ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की, लिविंग थिंग्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें हमें डिस्कस करना है। बट बिफोर दैट गाइस, आपकी पढ़ाई काफी स्मूथ चले, इस फ्री स्टडी जोन के थ्रू आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे ये होगा ना गाइस कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिलेगा और उस वीडियो को आप फौरन से देखोगे। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो है, हम आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। आप फौरन से वीडियो देखो, फौरन से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो, उन्हें पढ़ो, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, कुछ भी पाइल अप नहीं होगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि नहीं एकदम एंड में एग्जाम के टाइम पे देख लेंगे क्या क्या वीडियो है, लेक्चर अटेंड कर लेंगे, तो उस टाइम आप बहुत प्रेशर में होगे और उतनी स्मूथ पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। सो फॉर द स्मूथनेस ऑफ योर स्टडीज इट्स बेटर टू सब्सक्राइब दिस चैनल जस्ट नाउ। ओके, सो अब अपना हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सिलेबस को डिस्कस करना। ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ड काफी अच्छा भी है और इजी भी है, देखा जाए तो काफी इजी चैप्टर है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आपको कभी पहले सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। हाँ, एक आध वर्ड्स ऐसे मिलेंगे कि मे बी यू आर नॉट फैमिलियर विद दैट वर्ड्स, बट ओवरऑल चीजें आपको पता है, ऐसा टाइप का चैप्टर है ये। लेकिन इस चैप्टर में भी डिडक्शन हुआ है एंड जो पार्ट डिडक्ट हुआ है वो है आपका टेक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक प्लस टेक्सोनॉमिकल एड्स। मतलब जैसे कि आपके जूलॉजिकल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, हार्बेरियम है, ये सारे क्या है, ये ज्यादा एड्स जिसके थ्रू हम किंगडम्स की स्टडी कर पाते हैं, हम चीजों को क्लासिफाई कर पाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं। तो ये आपका दिस ईयर सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट। बट इफ यू गाइज वांट कि नहीं हमें ये पढ़ना है, हमें ये जानना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि नहीं हमें वो चीज जाननी है, आप प्लीज बता दो। आप जानना चाहोगे तो जरूर से हम वीडियो बना देंगे, अदरवाइज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्नेस्ट मेयर। गाइज ऐसा जनरली तो नहीं होता है कि अर्नेस्ट मेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये जो साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब लास्ट वाला जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, नीट से पहले जब सब अलग डिफरेंट कराते थे कंडक्ट, तो उस टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दो फेज में एग्जाम होता था, एक होता था प्री फेज, एक होता था मेंस। तो प्री में एक क्वेश्चन आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो उसका आंसर था अर्नेस्ट मेयर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि नहीं आपको ये भी बताना चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो हो, ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप सिलेबस स्किप करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारी चीजें जरूर से पढ़ लें जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपका पूरा बुक इम्पोर्टेंट है, एवरी लाइन इम्पोर्टेंट है, बट फिलहाल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सिलेबस पे स्टिक होकर पढ़ाई करनी है हमें। तो अर्नेस्ट मेयर जो है ये एक्चुअल में आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनस हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, ये ग्रेट बॉटनिस्ट रह चुके हैं और इनको ही डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। इनका जो लाइफ पीरियड था वो 1904 टू 2004 की है।
प्लस ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है दैट ही वाज अवॉर्डेड विद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? ये मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अवार्ड्स, 3 नाम के प्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं। बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोल्ड प्राइज। ये 3 प्राइज जो होते हैं ये कंबाइन करके, मतलब जिस भी साइंटिस्ट को ये तीनों प्राइज मिल जाता है उससे टाइटल दिया जाता है दैट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उन्हें ये तीनों अवार्ड मिला था। तो अर्नेस्ट मेयर का आप देख रहे हो कि उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, प्राइज मिला है, काफी अच्छा उनका वर्क था। तो इसलिए जरूरी भी है भाई कि इतना उन्होंने किया है तो उनके बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ा सा इसे बट पता जरूर हो। सो आप चाहो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो ताकि आपको उनके बारे में बेसिक चीजें पता हो और ये चीजें आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो नाउ गाइस हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड किससे बना? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। तो ये लाइफ, जो ये वर्ड है लाइफ, लाइफ है क्या? हाउ टू डिफाइन लाइफ? अगर हम बायोलॉजिकली लाइफ को डिफाइन करना चाहें तो इतना सिंपल नहीं उसे डिफाइन कर पाना एक वर्ड्स में, एक सिंगल फ्रेज में। आई डोंट थिंक उसे मतलब इंसान बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है दैट दिस इज लाइफ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ओके, तो लाइफ को आप कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो कि ये एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिक फीचर है। मतलब एक काफी यूनिक फीचर है ये। इसमें इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आप यूज कर सकते हो दैट दिस इज दैट लाइफ इज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका मतलब अभी हमें आगे देखना है। या आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट express themselves with certain chemical reactions। क्या हुआ इन तीनों चीज का मतलब? अगर हम लाइफ को यूनिक फीचर बोल रहे हैं तो इससे हमारा मतलब सेंस क्या है? या अगर हम लाइफ को इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं तो इससे हमारा क्या सेंस निकलता है? या अगर हम लाइफ को यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स विद सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, क्या मतलब निकलता? इन सब से एक ही चीज निकलती है। मतलब देखो है क्या, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। हम इन्हें यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज अ बेसिक थिंग जो दैट यू आर फैमिलियर विद दैट। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, कुछ नया नहीं है। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूनिक फीचर क्यों बोल रहे हैं? यूनिक फीचर इससे बोल रहे हैं क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम यूनिक फीचर्स को फर्दर एनालाइज करने लगे यूनिक फीचर क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? सेल नंबर में इंक्रीज होना, सेल के वॉल्यूम में इंक्रीज होना, वेट बढ़ना, लेंथ बढ़ना, हाइट बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, विड्थ बढ़ना। तो ये सब क्या है? ये ग्रोथ के ही अंडर आता है। आप रिप्रोडक्शन कह सकते हो। रिप्रोडक्शन, you know that what is reproduction? It is the ability of organism to reproduce। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसे हमें डिटेल में भी आगे पढ़ना है। सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ऐसे रिएक्शन जो खुद चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटर्नली कुछ करना पड़ता है, नहीं, ये जो चीजें हैं, ये जो ग्रोथ है वो खुद से ही हो रही है, इंटरनल हो रही है। रिप्रोडक्शन खुद से ये एबिलिटी है, इनबिल्ट एबिलिटी है। तो ये जो एबिलिटीज हैं, जो यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो इनबिल्ट है, आप उन्हें एक्सटर्नली नहीं करा रहे हो। उसी तरह से आप ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, और भी बहुत सारे फीचर हैं जिसको हमें एक्चुअली इसी वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि यूनिक फीचर, ठीक है। हमने एक वर्ड और लिखा था, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डज दैट मीन? सो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको समझना है तो सिंपली आप ऐसे देखो, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका मतलब हुआ? अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हमें पता है कि जो कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, फिर उनसे डेवलप होके मल्टी सेलुलर आए। फिर क्या होता है कि जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं वो फर्दर अपने आप को डिवाइड करती चली जाती हैं, डिफरेंशिएट करती चली जाती हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सेल जब डिवाइड करती है, जब सेल का डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ओके। एंड सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है, जो सेल के स्पेशलाइजेशन, मतलब सेल के फंक्शन का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। सेल उसी सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शन को ही परफॉर्म करती है। जैसे अगर हम प्लांट्स में जाते हैं, हम जाइलम की बात करें अगर, तो जाइलम सेल से ही बना है। जाइलम क्या है? टिश्यू है, तो वो सेल से ही बनकर आया, और उन सेल का फंक्शन एक फिक्स हो चुका है, और उनका फंक्शन ये है कि उनको वाटर का कंडक्शन कराना है। दे हैव टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट। तो ये क्या हुआ, एक तरह का सेल फंक्शन का स्पेशलाइजेशन हुआ। तो जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो सेल्स के फंक्शन को स्पेशलाइज करा देता है। तो हम यहाँ आपको ये बता रहे थे कि होता क्या है कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना, देन मल्टी सेलुलर से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक हायर ग्रेड पे जाता है, एंड उस ग्रेड को हम बोल सकते हैं टिश्यू ग्रेड। व्हाट इज टिश्यू? वैसे तो देखा जाए तो ये सारी चीजें आपको क्लास 11 में पढ़नी है, और उनकी वीडियोस भी हम आपको बना के देंगे, उनका नोट्स भी आपको देंगे। उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस करना है, ओके। तो टिश्यू ग्रेड होते हैं टिश्यू मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, वो जब क्लस्टर कर जाती है, वो जब इकट्ठे आ जाती हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू ग्रेड से ऑर्गन ग्रेड पे आ जाते हैं। ऑर्गन ग्रेड क्या है? ऑर्गन ग्रेड का मतलब ये हुआ कि कई सारे टिश्यूज मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना देते हैं, और फिर वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे आपका हार्ट है, उसका फंक्शन क्या है? पंप करना। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, तो ये आपका हो गया ऑर्गन ग्रेड। वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो कि कंबाइन करके एक ऑर्गन बनाते हैं, एंड वो और स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक फंक्शन करने लगता है। फिर ऑर्गन से होता है ऑर्गन सिस्टम। व्हाट डज ऑर्गन सिस्टम मीन? अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है? सिर्फ स्टमक होता है? नहीं, इसमें ईसोफेगस है, आपका फूड पाइप है, आपका स्टमक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका इंटेस्टाइन है, आपकी टंग है, आपका टीथ है, आपका माउथ है, आपके लिप्स भी इन्वॉल्व हैं उसमें। तो ये सब क्या है? आपका एनस, आपका रेक्टम है, बहुत मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड हैं। तो ये कई सारे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने मिलके एक सिस्टम बनाया, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग गया, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो एक पूरा सिस्टम बनकर आया उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो अपने वर्क को कंबाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो हमें हाईली कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ओके, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स काफी हाईली कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सेल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर है, तो हम मल्टी सेलुलर में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सेल्स हैं वो कंबाइन करके उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया, हमारे अंदर टिश्यू बन गया, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज, टिश्यूज पे हम आ गए। फिर हमारे अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन है, मतलब ये टिश्यू कंबाइन करके कई सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी पे बना दिए। लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है। फिर ये ऑर्गन जो है कई सारे ऑर्गन कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे अभी आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया। फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना दिया, जिसे हम ह्यूमन बोल रहे हैं। तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये कई सारे सिस्टम्स क्या हुए, आपस में आए और ये आपस में इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है और इनका फंक्शन इंटरलिंक्ड है। मतलब ये क्या है कि ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जब वो प्रॉपर वे में वर्क करेंगे तभी ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होगी वो क्या होगी, बायोलॉजिकली हेल्दी होगी। तो आपको समझ में आया कि ये जो ऑर्गन्स हैं अगर आप देखो तो ये काफी इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, मतलब इनका जो लिंक है वो काफी कॉम्प्लेक्स और काफी इंटीग्रेटेड है कि हाँ ये इस तरह से इनको फंक्शन करना है, तो इसीलिए ये टर्म आया इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से मैंने लास्ट में एक पॉइंट और लिखा था कि यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट एक्सप्रेसेस देमसेल्फ थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कई तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कई तरह के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। एंड उसको आप एक पर्टिकुलर वर्ल्ड में लेकर आओ तो मेटाबॉलिज्म आप बोल सकते हो। कैसे, देखिए। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था अब हमें उसे डिस्कस करना है। क्या था ये, कॉम्प्लेक्स molecules that expresses themselves through certain type of chemical reactions। इसको आप कैसे समझ सकते हो, अगर आपने 9th में 10th में बहुत सारे क्लासेस में फोटोसिंथेसिस को पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप पढ़ते हो कि जो CO2 होता है वो वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल कंबाइन करते हैं एंड ग्लूकोज देते हैं, होता है। CO2 और वाटर क्या करते हैं, आपका कंबाइन कर जाता है। CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं विद द हेल्प और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and with the help of chlorophyll। मतलब chlorophyll is the pigment that is required for photosynthesis। तो ये कंबाइन करके आपको क्या देते थे, ये देते थे ग्लूकोज। तो ये जो चीजें हुई ये कहाँ हुई, क्या ये बाहर हुई, प्लांट्स के बाहर हुई, नहीं, ये प्लांट के अंदर ही चला ये प्रोसेस। तो इसमें क्या हुआ कि प्लांट के अंदर ये मॉलिक्यूल एयर के थ्रू ही सही बट आया, ये आया और इन दोनों को कंबाइन कराया और ये कंबाइन करके अपने आप को एक्सप्रेस भी किए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर इस ग्लूकोज के आगे भी जाना है, ठीक है, अभी खैर हमारा वो पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इन द सेम सेंस अगर आप देखो तो जब हम डाइजेशन हमारा हो रहा होता है तो डाइजेशन में क्या होता है, आप जो कॉम्प्लेक्स फूड खा के बैठे हो, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को उनको ब्रेक डाउन करके हम एकदम उनके एलिमेंटल स्टेज पे ले आते हैं। तो ये क्या हुआ कि कई सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद है, हमारे अंदर आपका वाटर मौजूद है, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड्स है। तो ये सारी चीजें क्या है,
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और जिनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बॉडी में है। ओके, सो लाइफ को अगर हम बायोलॉजिकली करने आएंगे तो आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स तरीका है उसे बताने का, बट यस लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो लाइफ ये होती है, ठीक है, इतना छोटा सा वर्ड है बट लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो हो गया आपका लाइफ को बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का तरीका कि कैसे मतलब क्या है लाइफ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आपके सामने एक नॉन लिविंग है एक लिविंग है रख दिया गया है, आप कैसे बता सकते हो दैट दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉट लिविंग। ठीक है, अब हम लोग को इतनी नॉलेज है कि हम देख लेंगे, बता देंगे कि वो मूव कर रहा है, उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है कि उसके अंदर सेल्स हैं या नहीं, प्रोटोप्लाज्मा है या नहीं, हम बता लेंगे। बट अभी हम ये मानते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो हाउ टू डिस्टिंग्विश अमंग देम। तो वो डिस्टिंग्विशन करने के लिए ही हमें पढ़ना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ओके, so now we are going to discuss characteristics of life, our last target of this video. ओके, अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि लिविंग की ही हम कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं, सो मैंने बस कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट वो होगा ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ को बायोलॉजिकली डिफाइन करना चाहें दैट व्हाट इज ग्रोथ, तो ग्रोथ आपकी हो सकती है सेल नंबर में इंक्रीज, इंक्रीज इन सेल नंबर, जब लगातार सेल डिवीजन होगा, जब लगातार सेल डिवीजन चलने लगेगा, सेल नंबर्स में इंक्रीमेंट होगा, तो आप उसे क्या बोलोगे, ये ग्रोथ है। या आप इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम बोल सकते हो, या इंक्रीज इन वॉल्यूम सिर्फ लिखो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आप वॉल्यूम बोलो या सेल वॉल्यूम बोलो, क्योंकि दोनों का सेंस लगभग वही है। अगर आप इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम बोलते हो तो आप स्पेसिफिकली एक सेल की बात करते हो, आप इंक्रीज इन वॉल्यूम बोलते हो तो आप पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो कि उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में तो ग्रोथ ही है कहीं ना कहीं। रिप्रोडक्शन क्यों हमने बोल दिया, इसलिए इंक्रीज इन ऑर्गेनिज्म नंबर, और ये चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी क्योंकि अभी में भी शायद थोड़ा सा पटपटा लगा हो, बट ये अभी क्लियर हो जाएगी। तो इंक्रीज इन सेल नंबर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंक्रीज इन ड्राई वेट हो गया, इंक्रीज इन ड्राई वेट, तो ये सब क्या है आपका, ये सब ग्रोथ है। अब किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी की चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये सब क्या है, ये सब ग्रोथ है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल ग्रोथ। अब ये हमने क्यों स्पेसिफिक किया अभी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, ये इसलिए क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। अगर आपने अभी रिसेंट में न्यूज देखी होगी तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी अपनी हाइट नियरली 1 मीटर बढ़ चुकी है, तो 1 मीटर हाइट बढ़ना मतलब क्या, ग्रोथ हुई। उसी तरह से क्रिस्टल जो होते हैं उनकी भी साइज बढ़ती रहती है। तो लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है, नॉन लिविंग्स की जो ग्रोथ होती है उनमें जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो, इनका एक्सटर्नल है, मतलब अगर इनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा तो ही इनकी ग्रोथ होगी। बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो लिविंग हैं तो उनमें ग्रोथ इंटरनली होती है, दो दे डोंट नीड एनी
सर्टेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। देखो इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एक दूसरी चीज है, बट ये कहना कि मतलब वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे वो डिफरेंट चीज हो जाएगी। तो इनमें इंटरनली ग्रोथ होती है, इंटरनली बहुत सारे रिएक्शंस चलते हैं जिनके थ्रू उनकी ग्रोथ होती रहती है। ओके, तो ये चीज क्लियर है कि लिविंग में भी ग्रोथ है और सर्टेन टाइप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। बट डिफरेंस ये है कि लिविंग में ये हमेशा इंटरनली होती है, इंटरनल फोर्स की वजह से होती है, बट जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल हो जाती है। उनमें सर्टेन टाइप जैसे क्रिस्टल्स की अगर बात करें तो उसमें एक्यूमुलेशन, उनके जो सरफेस है, अगर ये आपका क्रिस्टल है, अगर ये आपका कोई क्रिस्टल है तो इसके सरफेस पे क्या होगा, वही जो क्रिस्टल है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा और इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपकी सेल है तो वो इंटरनली ग्रो करती है, इंटरनली उसमें ग्रोथ होती है। ओके, so this is the basic difference between the growth pattern of living things and non-living things. You can take a screenshot of this. तो ये तो हो गया आपका ग्रोथ का डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हमें देखना है कि जो ग्रोथ है वो प्लांट और एनिमल में कैसी होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर आएंगे तो हम उन्हें प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट टाइप होती है, एंड जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट टाइप होती है। तो व्हाट डज दीज टर्म्स मीन, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है? देखो इनडिटर्मिनेट टाइप होता है कि आपका थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रोथ चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है। सो ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट टाइप। एंड डिटर्मिनेट टाइप ये होता है कि एक टाइम के बाद उसे रुकना है, सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेट टाइप। अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स में आपको पता है कि इनमें होता है एक मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, उसे हम मेरिस्टेम्स बोल देते हैं, और ये एपिकल रीजन में पाया जाता है, जैसे कि आपका रूट टिप हो गया, शूट टिप हो गया। तो जो एपिकल रीजन्स होते हैं उसमें आपका ये टिश्यू पाया जाता है। एंड ये टिश्यू की जो सेल्स होती है, यहाँ जो सेल्स होती हैं दे हैव द एबिलिटी, इनकी जो सेल्स होती है दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट ये सेल्स डिवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि प्लांट की ग्रोथ से मतलब चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। ओके, बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एक टाइम के बाद उनका जो हाइट है, उनका जो विथ है वो रुक जाता है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि उनमें ग्रोथ होगी नहीं, ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं इंजरी हो जाती है, आपका कट पड़ जाता है, तो वो अपने आप रिपेयर कर लेती है सेल्स। तो हुआ क्या होगा वहां पर, जब आपकी इंजरी होती है या जो आपका इंजर्ड एरिया होता है बॉडी पे, उस इंजर्ड एरिया पे रिपेयर होता है। तो ये रिपेयरमेंट जो है, ये जो रिपेयर है वो कैसे हुआ होगा, वो सेल डिवीजन के थ्रू ही हुआ होगा। मतलब वो जो इंजर्ड एरिया है वहां पास सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ होगा, नई तरह की सेल्स बनी होंगी और उसको रिपेयर कर दिया होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब तक आप यंग एज में रहते हो, एडल्टहुड में रहते हो, आपको चोट लगती है तो वो काफी जल्दी रिपेयर हो जाती है। बट वही अगर सेम चीज किसी ओल्ड एज के साथ होती है, 70 प्लस, मतलब आपके ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडमदर होंगी,
उनको अगर लगती है तो वो काफी टाइम लेती है रिपेयर होने में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है तो जो ये सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है वो और कम होती चली जाती है, सो उनका जो ग्रोथ है वो और कम होता चला जाता है। तो एनिमल्स में इसीलिए बोला जाता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो डिटरमिनेट टाइप होती है। ओके, जबकि प्लांट्स में इनडिटरमिनेट टाइप होती है। ये तो हो गया ग्रोथ का पैटर्न प्लांट और एनिमल के बीच में। अभी मैंने एक लाइन लिखी थी कि रिप्रोडक्शन को भी आप ग्रोथ में कंसीडर कर सकते हो। कैसे? ये पॉइंट आपको समझना है अभी। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पे डिवाइड करेंगे तो हम उन्हें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ओके, अगर ये आपका अमीबा है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल आपस में डिवाइड कर जाती है। अमीबा के केस में क्या होता है, इस तरह से जो सेल होती है बीच से डिवाइड कर जाती है, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये सेल क्या कर गई, डिवाइड कर गई और आपको डॉटर सेल या डॉटर अमीबा मिल गई। अच्छा ठीक है, ये जो आपका पेरेंट सेल था और ये आपके डॉटर सेल्स हो गए। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप यहाँ सेल डिवीजन भी लिख सकते हो या बाइनरी फिशन भी लिख सकते हो। फिलहाल हम लिखते हैं यहाँ बाइनरी फिशन। तो देखो हुआ क्या, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसने डिवाइड किया और डिवाइड करके दो नए सेल दिए। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, इसका मतलब क्या है, ये सेपरेट अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा और ये सेपरेट अपनी लाइफ स्टाइल करेगा। और हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ में आप क्या कहते हो, आप ये भी कह सकते हो कि सेल नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए या सेल के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो ये जो सेल होगी ये थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, जैसे अभी छोटी छोटी है, फिर ये कुछ टाइम के बाद ये जो इनका जो अप्रोक्सीमेट होगा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम पे वो अटेंड करेगी। तो हुआ क्या कि सेल की वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ, ग्रोथ है वो। इसमें डिवीजन हुआ, दो नए सेल मिले, सेल डिवीजन हुआ, ग्रोथ है ये। एंड एट द सेम टाइम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एमीबा, इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू ही उनका सेल डिवीजन उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। बाइनरी फिजन प्रोसेस का नाम है, फिजन मतलब होता है टूट जाना, अब बाइनरी मतलब होता है कि मतलब ये टूट के दो मिले ना, तो बाइनरी हो गया। सो ये क्या है, एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड है। नेक्स्ट हम लोग का भी यही टॉपिक चलना है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है एक तरह का, तो इसमें आप देख सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में दैट रिप्रोडक्शन, सेल इंक्रीमेंट, सेल नंबर इंक्रीमेंट और वॉल्यूम इंक्रीमेंट ये सब सिनोनिमस है। सेल का साइज बढ़ा, चलो वो तो भाई ग्रोथ हो गई, वो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। बट जैसे ही सेल का साइज बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज करी, वो डिवाइड कर गया, उसने डिवाइड करके सेल का नंबर को बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे ये ग्रोथ है। बट अगर हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बोलेंगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू उसने दो नए ऑर्गेनिजम्स बनाए, तो ये रिप्रोडक्शन हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों का एक ही मतलब। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उनके रिस्पेक्ट में ये दोनों एक ही चीज साउंड करेगी। ओके, आई होप कि वो जो सेकंड पॉइंट था आपको क्लियर होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो।
सो अब हमारा जो सेकेंड कैरेक्टर डिस्कशन है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर टाइप। ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप का मतलब क्या है? अगर एक कैट रिप्रोड्यूस करेगी तो वो हमेशा एक किटन मतलब एक कैट को ही देगी जन्म। अगर हम डॉग्स की बात करेंगे तो दे विल रिप्रोड्यूस डॉग ओनली। ह्यूमंस की केस की बात करेंगे तो ह्यूमन को ही देगा। तो ये क्या हुआ? ये हमेशा सिमिलर मतलब जो खुद है वही बनाएगा। एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनेगा या नहीं वो अलग चीज है, बट है तो ये सिमिलर ना। अगर ये डॉग है तो ये डॉग ही बनाना, ये ह्यूमन है तो ये ह्यूमन ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड there are two modes of reproduction. One is asexual mode and the second is reproduction आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है एसेक्सुअल एंड दूसरा आपका होता है सेक्सुअल मोड। ओके, सेक्सुअल में हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में टू पेरेंट होते हैं। हम बायोलॉजी में फीमेल को इस टर्म से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मेल्स को इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक्सुअल में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स एंड इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है एंड इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है बस। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि गैमेट का फॉर्मेशन हो या नहीं हो। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। वी डोंट वांट कि वीडियो बहुत लंबी हो ताकि आपको प्रेशर आ जाए उसके मिनट्स को देख के, नहीं। सो फिलहाल हम अपना वीडियो यहीं करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून, जैसी नेक्स्ट वीडियो आती है आप फौरन से देख लो ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड गाइस, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।